वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी पर। आज हम लोग बात करने वाले क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं, बोर्ड आने वाला है दोस्तों, बहुत ही कम समय बचा है बट तैयारी आज से हमें शुरू करनी पड़ेगी। और मैं लेके आया हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ध्यान से सुनिए भाई। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन कुछ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है 3 और 4 मार्क्स में यहाँ पे आने वाले हैं आपके। तो स्टार्ट करते हैं सफरनामा आज का। तैयारी होनी चाहिए खास क्योंकि एग्जाम आ गए दोस्तों पास। चलिए तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है। एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये बोला है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो होता है उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करिए। बट जैसे ही क्वेश्चन मेरे सामने आता है तो दिमाग में पूरी फ्रेम हो जानी चाहिए कहानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में मुझे लिखना क्या है। तो ऐसी कोई इनकम जो जनरेट हो जाए और इकोनॉमी से बाहर ना जाए उसको हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि लिखना क्या है हम लोगों को यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला गया है द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और सर्कुलर फ्लो इज अ मॉडल। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या सर्कुलर फ्लो जो है एक मॉडल है इकोनॉमी का, ऑफ द इकोनॉमी इन विच द मेजर एक्सचेंजेस आर रिप्रेजेंटेड। और इसमें जो मेजर एक्सचेंजेस है वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं एज फ्लोज ऑफ मनी। पहला क्या करेंगे, वो मनी को फ्लो करेंगे, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह मनी क्या होगी, कंटिन्यूअसली फ्लो होगी। नंबर 2, गुड्स एंड सर्विसेज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होंगे। गुड्स का मतलब ऐसी कोई भी चीज जो वैल्यूएबल है, ऐसी कोई भी चीज जो एक्सचेंज की जा सकती हो, ऐसी कोई भी चीज जो नीड्स और डिजायर्स को फुलफिल करती हो। सर्विसेज की अगर हम लोग बात करें तो सेवा है, मतलब हम उसको चीजों को खरीदेंगे नहीं मगर हम लोग इसका क्या करेंगे, बेटर यूटिलाइजेशन करेंगे एक्सेट्रा। बिटवीन इकोनॉमिक एजेंट्स किसके बीच में ये एक्सचेंज होगा भाई, तो इकोनॉमिक एजेंट्स के बीच में एक्सचेंज होगा। द फ्लो ऑफ मनी एंड गुड्स एक्सचेंज इन क्लोज्ड सर्किट। और यहां पे ये बोल रहा है कि जो फ्लो ऑफ मनी है और जो गुड्स है वो एक्सचेंज होगा एक क्लोज सर्किट में, मतलब कि एक सर्किट बनाया जाएगा या एक ऑर्बिट बनाया जाएगा जिसके अंदर वो रोटेट कंटिन्यूअसली होती रहेगी। यहां पे रेस्पॉन्ड इन वैल्यू बट रन इन द अपोजिट डायरेक्शन। बट जरूरी नहीं है कि सेम डायरेक्शन में भागते रहे, ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। जैसे कि हमारे पास दो सेक्टर जो है, पहला हाउस होल्ड और दूसरा कौन सा होता है, फर्म। तो हाउस होल्ड से फर्म की तरफ जाएगा तो फर्म से वापस हाउस होल्ड नहीं जाएगा, ये हाउस होल्ड से फर्म जाएगा। कहने का ये मतलब है कि या तो ये क्लॉकवाइज पूरे डायरेक्शन जाएंगे या तो ये पूरे एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। तो एक बात याद रखिएगा मेरी कि जो रियल फ्लो होता है या फिजिकल फ्लो होता है, इसमें जो एरोज जाते हैं वो क्लॉकवाइज जाते हैं। बट यहां पे अगर हम लोग बात करें जो हमारा नॉमिनल फ्लो होता है, मनी फ्लो होता है, इसमें हाउस होल्ड और जो फर्म है इसके बीच में एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम जाता है। यहां पे एक बात और याद रखनी है कि रियल फ्लो और जो फिजिकल फ्लो है इसमें एब्सेंस ऑफ मनी होगा, और जब नॉमिनल फ्लो की बात करेंगे या मनी फ्लो की बात करेंगे हमेशा प्रेजेंस ऑफ मनी होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो एग्जाम में जाते जाते भी याद करके रखनी होती है हम लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें। स्क्रीन पे आ चुका है, What are the different phases of a circular flow of income? कितने पार्ट्स में आप किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कौन कौन से फेसेस हो सकते हैं, ये हम लोगों को बताना है। तो हमारे पास जनरली 3 फेस होंगे दोस्तों, ठीक है ना। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू अनब्रोकन सर्कुलेटरी ऑफ रील। ठीक है, अब यहाँ पे रियल जो है, सर्कुलेटरी रियल जो मतलब कंटिन्यूअसली वो घूमता रहेगा, ठीक है ना। यहां पे बात करें फ्लोज एंड मनी फ्लोज अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अलग अलग इकोनॉमी में अलग अलग तरीके से ये इनकम जो है वो यहाँ पे फ्लो होती रहेगी। डिफरेंट फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आर, क्या क्या होने चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए यहाँ पे जनरल फेज। जनरल फेज को हम लोग ये भी बोल सकते हैं जनरेशन ऑफ इनकम फेज, जहां पे चीजों का क्या होगा दोस्तों, प्रोडक्शन होगा। बट मेन इंटेंशन क्या होगा इसके पीछे, इसका पीछे एक ही इंटेंशन होगा कि आप कितना ज्यादा से ज्यादा इनकम को यहां पे जनरेट करना चाह रहे। तो इनकम जनरेशन के लिए ही कहीं ना कहीं हम लोग जनरल फेज या जनरेशन ऑफ इनकम फेज बोलते हैं। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। जिन भी लोगों ने आपके यहाँ पे मदद करी है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हेल्प करी है ताकि आपके प्रोडक्शन हो सके सारी चीजों के, तो इसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जिसमें मेनली इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लैंड वाले को मिलेगा यहाँ पे रेंट, लेबर को मिलेगी यहाँ पे क्या भाई वेजेस, और कैपिटल वाले को मिलेगा इंटरेस्ट, और जो बंदा होगा जो एंटरप्राइज या रिस्क लेके बैठा होगा उसको मिलेगा यहाँ पे दोस्तों प्रॉफिट। द लास्ट वन इज द डिस्पोजिशन फेज, मतलब जहां पे पैसे का फुलर यूटिलाइजेशन करके या तो वो गुड्स में
इन्वेस्ट करेगा या तो वो सर्विसेज में इन्वेस्ट करेगा। मतलब कि डिस्पोजिशन फेज में कहीं ना कहीं वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर दोस्तों चीजों का करने वाला है यहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, व्हाट इज मीन बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल फ्लो एंड द मनी फ्लो। एक चीज तो बतानी है भाई, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का होता है ये तो बताना ही है, मगर अब यहां पे अलग अलग करके बताना है कि रियल फ्लो क्या होता है और यहां पे नॉमिनल फ्लो क्या होता है भाई। तो रियल फ्लो को हम लोग समझते हैं सबसे पहले, It refers to the flow of goods and services across different sector of the economy। एक ऐसा फ्लो जो अलग अलग जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है उसके बीच में रोटेशन पॉलिसी को यूज करे उसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग रियल फ्लो। ठीक है, बट याद रखिएगा रियल फ्लो जो रहेगा हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में रहेगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा। जैसे ही मनी फ्लो पे आते हैं तो ये बोलता है इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी इन टर्म ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। मतलब मनी फ्लो में कहीं कहीं इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हो जाएगा, इसीलिए कहा जा रहा है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। तो इस तरीके से ये दोनों ही डिफरेंट भी है और डिफरेंट होने के साथ साथ हम लोग को ये भी पता चल चुका है कि ये डिफरेंट तो है ही, बट यहां पे एक बात याद रखनी है, रियल फ्लो में मनी का इंट्रोडक्शन नहीं होगा और जो यहां पे मनी फ्लो होगा उसमें मनी का इंट्रोडक्शन होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउस होल्ड एंड फर्म्स डिपेंड ऑन ईच अदर। हाउस होल्ड और फर्म जो है एक दूसरे पे डिपेंड है इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। किस पे? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। जस्टिफाई द स्टेटमेंट इन केस ऑफ टू सेक्टर मॉडल। अब आपने जो स्टेटमेंट कहे हैं उसी को आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना है टू सेक्टर मॉडल्स में। चलिए हम लोग कोशिश करेंगे इसको जस्टिफाई करने की। हाउस होल्ड एंड फर्म्स डिपेंड ऑन ईच अदर। हाउस होल्ड और फर्म जो है एक दूसरे पे दोस्तों क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विसेज देगा फर्म को, फैक्टर सर्विसेज देने के बदले में फर्म जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज देगा किसको दोस्तों, यहां पे हाउस होल्ड को। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ये चलता रहेगा टू सेक्टर का इन केस ऑफ टू सेक्टर मॉडल। पार्टिसिपेंट्स ऑफ द टू सेक्टर इकोनॉमी आर हाउस होल्ड। कौन कौन है भाई, पहला हो जाएगा हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर। हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर का मतलब चीजों को बनाने वाले लोग, और प्रोड्यूसर हमेशा क्या करेगा, चीजों की सप्लाई करेगा दोस्तों मार्केट में। फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू हाउस होल्ड एज पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ फैक्टर सर्विसेज। अब यहां पे चीजें बन चुकी है, मार्केट में आ चुकी है, तो भैया पेमेंट भी तो करना पड़ेगा ना, बिना पेमेंट के कैसे काम चलेगा। हैज बीन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसके कारण ये पूरा रोटेशनल पॉलिसी या सर्कुलेशन पॉलिसी कंटिन्यूअसली चलती रहती है। सो देयर हैज बीन द फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम हाउस होल्ड टू प्रोड्यूसर। इसीलिए मनी जो है वो यहां से क्या होती है भाई, फ्लो होती है कहां पे, प्रोड्यूसर्स के पास। एज पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स। अब यहां पे गुड्स की बात आ गई तो गुड्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। वो सारे गुड्स जो आपकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए बनाए जाते हैं उनको कहा जाता है कंज्यूमर गुड्स। वो सारे गुड्स जो किसी और चीज के फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे कैपिटल गुड्स। तो ये दो गुड्स भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज जो बनाई गई है उसके लिए इसको पैसा देना पड़ेगा। दिस नॉन स्टॉप कंटिन्यूटी ऑफ इंटरसेक्टरल फ्लो इज कॉल्ड सर्कुलेटरी फ्लो। ठीक है, ये जो यहाँ पे इंटरसेक्टरल फ्लो है, एक दूसरे के साथ में ये पूरा फ्लो चल रहा है, इसको कहीं ना कहीं हम लोग सर्कुलेटरी फ्लोज कह सकते हैं या सर्कुलेशन ऑफ फ्लो कह सकते हैं या सर्कुलर फ्लो कह सकते हैं। हेंस टोटल कंजप्शन बाय हाउस होल्ड इज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्शन बाय द प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे जो भी कंजप्शन होता है हाउस होल्ड का वो टोटल जो भी प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन किया है उन दोनों के क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। तो इस तरीके से सिस्टम को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कहता है आपसे, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। सबसे पहले तो दिमाग में ये बैठा लो कि स्टॉक का मतलब ये होता है कि घर के ऊपर जो टंकी रखी हुई है, टैंक रखा हुआ है, उसमें जो पानी रखा हुआ है उसमें एक फिक्स कैपेसिटी है, उससे तो ज्यादा आ नहीं सकता। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पे स्टॉक। और फ्लो का मतलब क्या होता है भाई, जो टैप लगा हुआ है जिससे आप कंट्रोल करते हैं पानी कितना करना है, कितना वेस्ट करना है, कितना यूज करना है। वेस्ट तो मिनिमम करना है और यूज मैक्सिमम करना है। तो ये सब कहानी आ जाती है दोस्तों यहाँ पे फ्लो में। बट यहाँ पे और एक बात बोली गई है कि अगर आप किसी चीज में डिस्टिंग्विश करते हैं तो उसका कोई ना कोई बेस होना जरूरी है, बिना बेस के यहां काम नहीं किया जा सकता। तो बेसिस क्या है भैया हमारे डिफरेंस का, समझते हैं हम लोग।
बेसिस ऑफ डिफरेंस में पहला पॉइंट बोलता है मीनिंग, स्टॉक। अब मीनिंग क्या होता है स्टॉक का? स्टॉक मेजर्स एन इकोनॉमिक वेरिएबल, वो सारी चीजें जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, मतलब पैसे से रिलेटेड है, ओवर अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल आ रहे हैं, मतलब पैसे से रिलेटेड एक पॉइंट ऑफ टाइम में जितनी भी चीजें आपके पास आएंगी, वो सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे स्टॉक में कंसीडर कर लेते हैं। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फ्लो की। फ्लो मेजर्स ऑन इकोनॉमिक वेरिएबल ओवर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो क्या करता है? एक पीरियड ऑफ टाइम पे काम करता है, और स्टॉक जो है वो क्या करता है? पॉइंट ऑफ टाइम पे काम करता है। ये बात मेरी एग्जाम में याद रखिएगा दोस्तों। यूनिट ऑफ मेजरमेंट की हम लोग बात करें कि मेजर कैसे करेंगे। स्टॉक इज मेजर्ड इन यूनिट्स सच एज द नंबर ऑफ यूनिट्स एक्सेट्रा। तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, ये सब हम लोगों को स्टॉक में मानना है, स्टॉक में जानना है, या स्टॉक में ही पहचानना है ना? ठीक है, तो स्टॉक को हमेशा हम लोग यूनिट्स में मेजर करते हैं। फ्लो की बात करें तो फ्लो इज ऑलवेज measured in the units of time such as quarterly, monthly और yearly। तो यहां पे टाइम पीरियड लिया जा सकता है जिसमें कि मंथली, क्वार्टरली या ईयरली भी आप लोग दोस्तों यहां पे ले सकते हो। आगे हम लोग बात करते हैं भाई, नेक्स्ट बेसिस जो है वो है हमारा नेचर। क्या है भाई, किस तरीके का नेचर है इसका स्टॉक का? स्टॉक इज स्टैटिक इन नेचर। स्टैटिक का मतलब होता है जिसमें चेंज पॉसिबल ना हो, दैट इज नोन एज स्टैटिक। रिजिड, ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं आप लोग यहां पे, विदाउट एनी चेंज इन नेचर। हाउएवर व्हेन द डायनामिक कॉन्सेप्ट इज एडेड टू द स्टॉक इट ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो। मगर यहां पे बोल रहा है कि अगर यहां पे ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म होने लग जाए, चेंज होने लग जाए, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो में ये कंसीडर किया जा सकता है। फ्लो की हम लोग बात करें, फ्लो इज अ डायनामिक इन नेचर। फ्लो क्या है? अपने आप में डायनामिक है, मतलब फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है इजिली चेंज होने वाली चीजों को हम लोग बोलते हैं क्या? डायनामिक। इट मींस दैट फ्लो चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब यहां पे फ्लो जो है इसीलिए पीरियड ऑफ टाइम में चेंज हो जाता है, बट इसका डायनामिक नेचर होता है, मतलब इजीली ये मॉड्यूल किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑन 31 मार्च 2022, नंबर ऑफ लैपटॉप्स इन द दिल्ली वेयर हाउस ऑफ डेल एक्सेट्रा। ये सारी चीजें एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करके छोड़ देना पड़ेगा। बट फ्लो पे जैसे आते हैं, नंबर ऑफ डेथ्स इन इंडिया ड्यूरिंग 2021, कितने लोगों की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई भाई 2021 में कोविड के बाद, ये सब हमें बताना है। नेशनल इनकम क्या है इंडिया की, एक्सेट्रा। ये सब चीज किस में आती है भाई? ये सब चीजें आती है फ्लो में। किस में आती है दोस्तों? यहां पे फ्लो में। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। डिस्क्राइब द 4 मेजर सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू द मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से जो 4 सेक्टर्स है हमारे, वो है हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, और यहां पे हम लोग एंड में ले लेते हैं फॉरेन सेक्टर। बट यहां बीच में हम लोग एक और चीज को ले सकते हैं, फाइनेंशियल मार्केट को, जिसके कारण पूरा का पूरा सिस्टम जो है दोस्तों चलता है यहां पे। चलिए, 4 मेजर सेक्टर इन एन इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू दी मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू आर, क्या क्या होना चाहिए? तो हम लोग समझते हैं, सबसे पहला हाउस होल्ड सेक्टर। हम लोग जो काम करने वाले हैं वो कंसीडर किए जाते हैं दोस्तों हाउस होल्ड सेक्टर में। इट इंक्लूड कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें किसको कंसीडर करा जाएगा? कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को। हाउस होल्ड आर ऑल्सो द ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड जो होते हैं ओनर होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। क्यों? क्योंकि ये चीजों को बनाने का काम करते हैं। अगर इनका मूड सही नहीं है तो वो चीजें बनाएंगे भी नहीं, इसका आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो हाउस होल्ड जो होते हैं कहीं ना कहीं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर भी होते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर की। इट इंक्लूड्स ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन द इकोनॉमी। इसमें सारे प्रोड्यूसिंग यूनिट्स आ सकते हैं। इसको हम लोग फर्म भी मान लेते हैं भाई। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द फर्म परचेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्म क्या करेगी भाई? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी यहां पे दोस्तों परचेज करेगी। तो इस तरीके से प्रोड्यूसर सेक्टर भी हमारे काम का है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो थर्ड सेक्टर है विच इज नोन एज यहां पे गवर्नमेंट सेक्टर। इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी। गवर्नमेंट हमेशा एक वेलफेयर एजेंसी होगी, मतलब लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छा ये काम करने की कोशिश करेगी। एंड गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर, और गवर्नमेंट जो भी चीजें प्रोड्यूस कर रही है तो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर की तरह भी बिहेव करेगी, बट यहां पे एक ये वेलफेयर एजेंसी भी रहेगी, मतलब ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की भी यहां कोशिश करेगी। द एक्सटर्नल सेक्टर की हम लोग बात करें, इट इंक्लूड्स ऑल सच एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स
एंड सर्विसेज की भी मैं बात कर लेता हूं, यहां पे तो एक्सपोर्ट करेंगे मेनली गुड्स एंड सर्विसेज की। एंड फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो यहां पे डोमेस्टिक इकोनॉमी मतलब विद इन द कंट्री और यहां पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या ट्रांजैक्शन हो सकता है, वो सारी चीजें जो है यहां पे एक्सटर्नल सेक्टर में दोस्तों बताई जाएगी। तो इस तरीके से हमें चारों सेक्टर जो है, पहला हाउस होल्ड, दूसरा फर्म, तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर और फोर्थ वन जो है फॉरेन सेक्टर को भी हम लोगों ने कंसीडर यहां पे कर लिया। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। What are the four factors of production and what are the remunerations to each of these called? अब यहां पे चारों सेक्टर तो लेने ही हैं, मगर इनका फायदा क्या है? The four factors of productions are land, नंबर 2 लेबर, नंबर 3 कैपिटल या नंबर 4 एंटरप्रेन्योर। ठीक है ना, तो इन चारों को हम लोग यहां पे रख लेते हैं भाई। अब हम लोग बात करते हैं इसमें कि भाई इनको पैसा भी तो देना है। देयर रेम्यूनरेशन टेक्स द फॉर्म ऑफ, पहले जो लैंड देगा मतलब जमीन दे दी आपको काम करने के लिए, तो उसको उसके बदले में कुछ तो दोगे, तो उसको देंगे भैया यहाँ पे रेंट मतलब किराया। जो लेबर आपके यहाँ काम कर रही है उसको मिलेगी वेजेस, अगर महीने भर काम कर रही तो मिलेगी सैलरी, और साल भर काम कर लिया तो उसको मिलेगा पैकेज, जिसको हम लोग इनकम भी कहते हैं। इंटरेस्ट मिलेगा जिस बंदे ने आपको पैसा दिया है उधार, और जो एंटरप्रेन्योर है जो रिस्क ले रहा है मार्केट में, उसको क्या मिलेगा दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। चलिए तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है स्क्रीन पे। इन टू सेक्टर इकोनॉमी, हाउस होल्ड और फर्म को हम लोग मिला के टू सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं। नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू द नेशनल इनकम, क्या नेशनल प्रोडक्ट जो है नेशनल इनकम के बराबर होगा? कमेंट करके बताइए क्या सही है या गलत है। इन अ टू सेक्टर मॉडल द नेशनल प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्रोडक्टिव फैक्टर्स। यहां पे हम लोग समझने की कोशिश करें, जो टू सेक्टर मॉडल है इसमें नेशनल प्रोडक्ट का मतलब यह हुआ कि वो सारी चीजों की मनी वैल्यू जो कि गुड्स एंड सर्विसेज में जुड़ी हुई है, मतलब आप कोई भी गुड्स और सर्विसेज बनाओगे तो उसकी कोई ना कोई दोस्तों मनी वैल्यू होगी। यहां पे इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्रोडक्टिव फैक्टर, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें ये पैसे को बांटा जाए, क्योंकि उन्हीं के कारण ये चीजें बनाई गई है। इट मींस टोटल मनी वैल्यू ऑफ आउटपुट इज गिवन टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उनको जो पेमेंट दिया गया है वो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट में डिवाइडेड है। फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज, उनने करा क्या, उनने फैक्टर सर्विसेज दी और उनको उसकी पेमेंट मिली। सो नेशनल प्रोडक्ट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू द नेशनल इनकम। इससे देखा जाए तो नेशनल इनकम के बराबर नेशनल प्रोडक्ट होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों ही चीजें एक दूसरे में इन्वॉल्व है और कहीं ना कहीं ये इनकम जनरेशन से भी रिलेटेड होती है दोस्तों। चलिए हम लोगों को ये समझ में आ रहा है, इंटरडिपेंडेंसी होती है बहुत सारी चीजों की, इसीलिए हमें सब्जेक्ट को भी इंटरडिपेंडेंट होकर पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 की हम लोग बात करें दोस्तों। फ्लो ऑफ इनकम इज अ सर्कुलर इन अ टू सेक्टर इकोनॉमिक कमेंट। तो फ्लो ऑफ इनकम जो है हमेशा सर्कुलर होगा, मतलब हमेशा चलता रहेगा, कभी भी रुकेगा नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, यहां बोलेंगे फ्लो ऑफ इनकम इज अ सर्कुलर इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। क्यों होता है इसको समझने की कोशिश करें। द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, जो स्टेटमेंट दी गई है वो बिल्कुल ही दोस्तों क्या है, करेक्ट है। सच दैट फ्लो ऑफ इनकम इज अ सर्कुलर इन टू सेक्टर इकोनॉमी, बिल्कुल सर्कुलर है। क्यों? क्योंकि वो रुकेगी नहीं, इकोनॉमी में एक बार इंट्रोड्यूस होगी तो यहां से बाहर नहीं जाएगी। द इनकम रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड फ्रॉम फर्म फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज इज स्पेंड बाय देम ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। भाई इनकम जनरेट करेंगे तो भाई दूसरों को पैसा भी तो मिलेगा। जैसे हाउस होल्ड ने काम करके दिया, फैक्टर सर्विसेज दी फर्म को, फर्म इसके बदले में क्या देगा भाई, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर तो नहीं दे सकता, तो गुड्स एंड सर्विसेज देगा। किसको देगा? तो ये हाउस होल्ड को देगा। इस तरीके से हाउस होल्ड और फर्म एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। दस इनकम गोज बैक फ्रॉम वेयर इट हैड कम, जहां से पैसा आया वहीं वापस पहुंच जाएगा। बट अगर रियल फ्लो है तो क्लॉकवाइज जाएगा, और अगर मान लेते हैं नॉमिनल फ्लो है तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। दिस फ्लो ऑफ इनकम कंटिन्यूअस एज प्रोडक्शन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये हमेशा चलता रहेगा क्योंकि प्रोडक्शन भी जो है अपने आप में एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसीलिए प्रोसेस भी ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। हाउ डज रियल फ्लो कंसिस्ट ऑफ फैक्टर फ्लो एंड प्रोडक्ट फ्लो। जो रियल फ्लो है इसमें फैक्टर फ्लो भी आता है और प्रोडक्ट फ्लो भी आता है। ये कैसे आता है, क्यों आता है, इस पे हम लोग चर्चा करें। रियल फ्लो कंसिस्ट ऑफ टू काइंड्स ऑफ फ्लो। रियल फ्लो में दो काइंड के फ्लो होते हैं। एक तो पहला होता है फैक्टर फ्लो, इसका मतलब इट इज द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म। तो यहां पे हाउस होल्ड जो है उसको जो भी स्किल्स आती है वो सारी
स्किल्स को वो यूज करके क्या करेगा, फैक्टर सर्विसेज देगा यहाँ पे किसको, फर्म्स को, ठीक है। और यहाँ प्रोडक्ट फ्लो की जब हम लोग बात करें, इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू द हाउस होल्ड। तो फर्म से हाउस होल्ड की तरफ क्या जाएगा भैया, प्रोडक्ट जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें बनाई जा रही है वो तो दोस्तों फर्म में बनाई जा रही है ना। तो इस तरीके से हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का सफरनामा समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।